बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे थे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। बेटा चैप्टर नंबर 1 में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद ट्रेंड्स इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो आज हमारे पास दो जो है ना वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी, और उसके साथ हम एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? एक एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की सलाहियत, यानी ऐसा एलिमेंट जिसमें से या ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, हम उसको कहते हैं कि दिस सब्सटेंस इज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, कि वो कंडक्टर कहलाता है। कंडक्टेंस जो है ना वो हर एलिमेंट्स की एबिलिटी होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और पीरियोडिक टेबल में बेटे हमारे पास जो मेटल्स हैं इनके पास सलाहियत होती है कि ये क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज कैरियर चाहिए होते हैं हमें, और वो चार्ज कैरियर जो है ना बेटा वो मेटल्स के अंदर लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो चार्ज कैरियर का रोल प्ले करते हैं। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड पे आ जाएं बेटा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के जो ट्रेंड्स हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में वो रेगुलर नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिकली देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा देखें मेटल्स की, तो जो ग्रुप नंबर 1A और 2A के एलिमेंट हैं, ये चूँकि मेटल्स हैं और हम जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब बेटा अगर हम एक ग्रुप में मूव करते हैं, लेट्स सपोज हम मूव कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1A में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो बेटा ये ग्रुप नंबर 1A है। हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। इससे क्या होता है कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड जो है बेटा वो कम हो जाता है। जैसे जैसे एटम का साइज़ या रेडियस बढ़ता है, न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का फासला भी उतना ही बढ़ता जाता है। उससे क्या होता है बेटा, उससे ये होता है कि फासला बढ़ने से जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ होता है। तो वो हमारे पास एक गुड कैरियर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकता है। अब टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज इन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर रही है। तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही होगी। तो वो कहता है कि हर ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A में दोनों में ही ये सेम ट्रेंड होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए ये सेम नहीं होता। डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल वेरिएशंस रखते हैं इसमें। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 1B की, तो ग्रुप नंबर जो बेटा 1B है, इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उनको हम कहते हैं कोइनेज मेटल्स। ये करेंसी मेटल्स भी कहलाती हैं। अब इनमें हमारे पास आ जाते हैं कॉपर, इनमें हमारे पास आ जाती है सिल्वर, और इनमें हमारे पास आ जाते हैं गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ग्रुप नंबर 1B के जो एलिमेंट हैं बेटा वो कोइनेज मेटल कहलाते हैं, क्योंकि इनसे सिक्के बनाए जाते थे। पुराने ज़माने में अशरफियाँ होती थी सोने की, फिर सिक्के बनाए जाते थे सिल्वर के, और हम आज भी कॉपर के सिक्के जो हैं वो
हमें याद है छोटा सा 1 रुपये का सिक्का हुआ करता था, कॉपर से बना हुआ। अब बेटा ये जो कॉइनेज एलिमेंट्स हैं कॉपर, सिल्वर और ऑरम, ये जो है बेटा ये वो कहते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनकी हाई वैल्यू है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इनकी वैल्यू है कंडक्टिविटी की। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं बेटा ये इनके अंदर चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे ग्रुप नंबर 6A के और 7A के एलिमेंट हैं, तो ये बैड कंडक्टर होती हैं, या हम इनको सिंपल वर्ड्स में इंसुलेटर भी कह देते हैं कि ये बैड कंडक्टर हैं जी इलेक्ट्रिसिटी की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं बेटा उनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जो है वो चेंज हो रही है, जनरल ट्रेंड नहीं होता। ट्रांजिशन एलिमेंट जो बी कैटेगरी के, जो हमने सब ग्रुप बी में रखे हुए हैं एलिमेंट्स, उनकी कोई कैटेगरी जो उनकी कैटेगरी के अंदर कोई जनरल ट्रेंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे अल्टीमेटली वो ज़्यादा कंडक्ट कर पाएगा। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन बेटा ग्रुप नंबर 4A में है। ग्रुप नंबर 4A में हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट पाया जाता है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है बेटा वो डायमंड की एलोट्रोपिक फॉर्म में ये नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि डायमंड की सूरत में बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की कि वो फ्री हों या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की सूरत में जो कार्बन होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हम पाया जाता है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है और यहाँ पे हेक्सागोनल लेयर्स जो होती हैं ग्रेफाइट की, उनके दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें फ्री मिल जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। जो ग्रुप नंबर 4A के लोअर एलिमेंट हैं जिसको हम जिनमें टिन आ जाता है, लेड आ जाते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो है वो थी ट्रेंड्स थे। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डायमंड इज नॉट नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। ये क्वेश्चन बेटा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी रीज़न जो है बेटा वो आपने नोट कर लेनी है। सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की कंडक्टिविटी को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो ये आपने यहाँ से नोट कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेट का वर्ड बेटा हम वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक आयन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली हम कहते हैं वाटर बहुत ज़्यादा होगा, वाटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने रखना है। किसी भी आयन को आपने वाटर में डिसॉल्व करना है, वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा रखेंगे तो सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। इन्फिनिटली डाइल्यूट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होनी चाहिए। अब कोई भी आपने 1 मोल आयन ले लिया, गैशियस आयन, उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर में, ताकि इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाए, तो उसके डिसॉल्व करने से कितनी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। 1 मोल गैशियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करके डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने से कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपने शॉर्ट के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है और लॉन्ग के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हमारे पास हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का आयन है H+, इस गैशियस फेज में है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, H3O+ बन गया। डेल्टा HH यानी कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ H+ आयन, दैट विल बी इक्वल टू 1075 किलोजॉल पर मोल। इतनी एनर्जी, माइनस की साइन यहाँ पे शो कर रही है कि ये इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जब एक मोल हाइड्रोजन के आयंस जो हैं वो जाके वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव साइन यहाँ पे एनर्जी की रिलीज होने को जाहिर कर रही है। अब बेटा वो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है? तो कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है? बेटा वो एक ही फैक्टर है और वो है चार्ज डेंसिटी।
और वो है चार्ज डेंसिटी। और आपने याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हम HE लिख लेते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब बेटा हम चार्ज डेंसिटी को समझ लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी होती क्या है। हमने कहा आइंस को हम डिसॉल्व करेंगे तो आइन जो होंगे उनके ऊपर चार्ज होगा और अल्टीमेटली उन आइन का कोई साइज भी होगा। तो चार्ज टू साइज रेशो जो होगी उसको हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज टू साइज रेशो जो होगी आइंस की उसको हम चार्ज रेशो कहते हैं। और हमने कहा कि हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और चार्ज डेंसिटी का हाइड्रेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वो कहता है ग्रेटर अगर चार्ज डेंसिटी होगी देन हायर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। अब बेटा हम पीरियोडिक टेबल में आ जाते हैं। हमारे पास 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप है, इसमें लिथियम है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटाशियम है, इसमें रुबिडियम है, इसमें सीजियम है। अब हमने इनके आयन बना दिए, क्योंकि ये 1A से हैं, इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको लूज करेंगे तो Na+K+Li+ बन गया। अब टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज जो है बेटा वो इंक्रीज़ करता है, इसका मतलब आयनिक साइज भी इंक्रीज़ कर रहा होगा। यानी कि ये दूसरे पीरियड में था तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वैलेंस शेल लूज़ करने के बाद इसके पास एक शेल रह गया। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद सोडियम के पास 2 शेल रह गए, पोटाशियम के पास 3 शेल रह गए। तो एक आयन का यहाँ पे जो आयनिक साइज़ होगा या आयनिक रेडियाई होगा वो भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन चार्ज की नोयत सेम है, चार्ज की नोयत सेम है। जब हम इनकी रेशो लेंगे चार्ज टू साइज़ रेशो, यानी कि अगर हम इनके चार्ज को जो है वो बटे के ऊपर लिखें और इनके आयनिक साइज़ को बटे के नीचे लिखें तो बेटा आयनिक साइज़ ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं अगर बटे के नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो फिर ओवरऑल आंसर कम आ जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी, चार्ज डेंसिटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। इस ग्रुप में चार्ज डेंसिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रही है, चार्ज टू डेंसिटी डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। तो वो कहता है कि लिथियम चूँकि सबसे ऊपर है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसके बाद सोडियम है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम से कम है, लेकिन पोटाशियम की हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों से कम है। अब अगर आप एक पीरियड में मूव करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में हमारे पास पहला ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट जो है वो सोडियम आएगा, उसके बाद ग्रुप नंबर 2A का जो एलिमेंट आएगा वो मैग्नीशियम आएगा, ग्रुप नंबर 3A का जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम आएगा। तो ग्रुप नंबर 1A में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होगा, उसको लूज़ करेगा। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2A में है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे। एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3A में है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे, उनको लूज़ करेंगे तो +3 आ जाएगा। अब बेटा चार्ज बढ़ रहा है, लेफ़्ट टू राइट चार्ज बढ़ रहा है और एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। एक पीरियड में आयनिक साइज़ कम हो रहा है और चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि बटे के ऊपर वाला फैक्टर अगर हम चार्ज टू साइज़ रेशो लेते हैं तो चार्ज जो है ना वो बेटा बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और बटे के नीचे वाला जो फैक्टर है साइज़ वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है रेशो के अंदर ओवरऑल जो आंसर होगा बेटा वो इंक्रीज करेगा, यानी कि चार्ज डेंसिटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने से अगर हम कंपेयर करें तो फिर जिसके पास ज़्यादा चार्ज डेंसिटी जिसकी होगी वो एल्यूमिनियम की होगी, तो वो कहता है एल्यूमिनियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी है तो उसकी एल्यूमिनियम से कम होगी। फिर सोडियम की चार्ज डेंसिटी आएगी तो उसकी और कम एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो ये बेटा थे जनरल ट्रेंड इन हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ से आपसे MCQ पूछा जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना उनको इस ऑर्डर में है, एल्यूमिनियम की एनर्जी सबसे ज़्यादा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा है
सोडियम के आयन्स है। तो बताएं वजह क्या है। तो आप मेरे ख्याल में आप इसकी वजह बता सकते हैं। यहाँ से बेटा आपसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन और एग्जांपल पूछी जाती है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा आप लोगों से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आयंस दे दिए जाएंगे आप लोगों को और कहा जाएगा बताएं इन आयंस में, बताएं आप लोग कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बेटा आपने चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। आपने एक बात याद रखनी है कि चार्ज डेंसिटी जो है ना वो उसी के ऊपर ही हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है। अब चार्ज डेंसिटी में आपने चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, नोयत नहीं देखनी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, लेकिन चार्ज टू साइज रेशो जो है ना वो आपने उसी हिसाब से देखनी है। इस तरह यहाँ पे फ्लोरीन है ना आपके पास, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर इन सब को कंपेयर करें, फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, यानी कि आप नेगेटिव आयन हैं फिर भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। नेगेटिव आयन है फिर भी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है बेटा। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी थी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा एमसीक्यू हैं। इन एमसीक्यू को आपने सॉल्व करना है। ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, हमने उसको 1A में रखा हुआ है। हमने पीरियोडिक टेबल में उसको 1A में रखा हुआ है। अब पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप में पहला मेंबर हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है। अब हाइड्रोजन जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ हम वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि वो इन सब से नहीं मिलती, फिर भी हमने उसको यहाँ पे क्यों प्लेस किया हुआ है। आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। बेटा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन जो होती है, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है ना वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। एक ग्रुप में हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जोड़ा, तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी वो एक ही कॉलम में आ गए, और एक कॉलम में हैं उनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उसके साथ एक और बात भी है कि उनके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अब हाइड्रोजन एक वाहद ऐसा एलिमेंट है जिस ग्रुप में पड़ा हुआ है उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती, यानी कि वो ग्रुप नंबर 1A में पड़ा हुआ है। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो ग्रुप नंबर 1A में तो है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 1A के एलिमेंट से कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती, यानी कि वो टोटली अपनी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर पा रही। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ बेटा ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट से मिलती हैं, ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट से मिलती हैं, ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट से मिलती हैं। अब हमने इसको ग्रुप नंबर 1A में ही क्यों रखा हुआ है। ग्रुप नंबर 1A के साथ हम देखेंगे कौन सी ऐसी हाइड्रोजन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट से मिलती हैं, और वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की जो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट से नहीं मिलती। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट से मिलती हैं, और वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं हाइड्रोजन की जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट से नहीं मिलती, और हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट से मिलती हैं, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट से नहीं मिलती। तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं हाइड्रोजन का और ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट का, यानी अल्कली मेटल्स का। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट के साथ मिलती हैं। उनमें हमारे पास बेटा सबसे पहली बात जो आती है कि ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स में और हाइड्रोजन में दोनों के वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। इसके बाद हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स यानी सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। यूनी पॉजिटिव का मतलब है
+1 चार्ज वाला आयन, यूनिपॉजिटिव आयन ऐसा आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, +1 चार्ज हो। +1 कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करती है तो +1 चार्ज गेन करती है। और सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जिनको हम यहाँ पे M से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो अल्कली मेटल के साथ रिजेंबलेंस हम देख रहे हैं। अब बेटा हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों के अंदर टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे हैलोजन हैं उनके साथ मिक्स हो जाएं, जिस तरह हम बना लेते हैं, उनके साथ कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाए। जिस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। इसी तरह अगर हम बात करें तो NaCl, ये भी तो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है। ये हैलोजन के साथ सोडियम भी मिली हुई है और हैलोजन के साथ हाइड्रोजन भी मिली हुई है। दोनों कंबाइन हो सकते हैं हैलोजन के साथ और स्ट्रॉन्ग जो है वो आप कह दें कि बॉन्ड बना सकते हैं। दोनों के दोनों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल जो हैं वो आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया, इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए। अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन दोनों के अंदर सलाहियत होती है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएं, ऑक्सीजन को गेन करने वाले, यानी कि जिन एलिमेंट में, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन को लूज कर देगा तो कॉपर की क्या हो जाएगी? रिडक्शन होगी। यहाँ पे कॉपर की क्या होगी बेटा? रिडक्शन होगी। कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो गया और इसको रिड्यूस किया किसने? इसको रिड्यूस किया हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन ने कैसे रिड्यूस किया? इससे ऑक्सीजन ले ली, यानी कि इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसकी लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ऑक्सीजन ने जो है ना वो गेन किसने कर ली? ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ने गेन कर ली। अब यही काम कर रही है अल्कली मेटल जो कि ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट में से। वो बोरॉन के ऑक्साइड से क्या कर रही है? वो बोरॉन के ऑक्साइड से ऑक्सीजन गेन करती है और बोरॉन अलहदा से जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे बोरॉन की रिडक्शन हुई है क्योंकि बोरॉन ने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया है। बोरॉन ने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया और पोटाशियम ने उससे ऑक्सीजन लूज़ करवा दी। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बेटा हम डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं हाइड्रोजन की और ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट की जो आपस में मिलती नहीं है, जो कंबाइन नहीं होती, जो एक जैसी नहीं है। ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट, पहली बात, ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पे। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स की, यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। अल्कली मेटल जो हैं ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्राइड आयन भी बना देता है। हाइड्राइड आयन इसको कहते हैं। अल्कली मेटल जो है बेटा ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद बेटा सोडियम और पोटाशियम यानी कि ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट, ये वाटर के अंदर ये आयन स्टेबल रहते हैं, लेकिन ये H+ स्टेबल नहीं रहता। ये पानी से मिलकर हाइड्रेटेड प्रोटॉन बना देता है, यानी कि H3O+ बना देता है। तो ये था बेटा डिसिमिलैरिटीज एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ग्रुप नंबर 1A एलिमेंट। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं हाइड्रोजन का और ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट का यानी हैलोजन्स का। तो पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे। बेटा हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी यानी ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट भी, ये दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके यूनी नेगेटिव आयन बना सकते हैं। यूनी नेगेटिव का मतलब है ऐसा आयन जिसके ऊपर -1 चार्ज हो, जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन है ग्रुप नंबर 7A से, क्लोरीन है ग्रुप नंबर 7A से और हाइड्रोजन है। ये तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और यूनी नेगेटिव आयन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने इक्वेशन लिखी कि ये हाइड्रोजन थी, ये H नेगेटिव यानी हाइड्राइड आयन इसने बना दिया। ये X कोई हैलोजन होगा, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, कोई हैलोजन है X। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो X नेगेटिव यानी हैलाइड आयन बना दिया। इसने क्या बना दिया? हैलाइड आयन बना दिया। इसके बाद बेटा आपने एक और बात याद रखनी है कि दोनों ही ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट और हाइड्रोजन दोनों के दोनों ही जो हैं बेटा वो
नॉन मेटल्स हैं इन द ट्रू सेंस, वो कहते हैं ट्रू सेंस में ये नॉन मेटल्स। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत जिसके अंदर होती है वो एलिमेंट नॉन मेटेलिक करैक्टर रखता है। तो ये नॉन मेटेलिक होंगे नेचर में, दोनों ही नॉन मेटेलिक होंगे। अब बेटा दोनों ही हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इस तरह हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट भी मोलिकुलर फॉर्म में F2Cl2 Br2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हाइड्रोजन गैस है, कोई बात नहीं, फ्लोरीन और क्लोरीन भी यानी F2 और Cl2 भी तो गैसेस है ना, F2 भी गैस है, Cl2 भी गैस है, तो हाइड्रोजन की तरह इनकी फिजिकल स्टेट भी मैच कर रही है उनसे, हाइड्रोजन की फिजिकल स्टेट भी मैच कर रही है इनसे। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन और हेलोजन जब अल्कली मेटल से मिलते हैं तो हाइड्रोजन भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है अल्कली मेटल से, H2 और +2Na, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। इस तरह क्लोरीन है, जब वो सोडियम से मिलेगी तो वो क्या बना देगी, सोडियम क्लोराइड बना देगी। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो आयनिक कंपाउंड बना दिया, आयनिक कंपाउंड बना दिया, आयनिक बॉन्ड से बना। नेक्स्ट बेटा डिसिमिलैरिटी स्टडी करनी है। हाइड्रोजन जो है बेटा उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हेलोजन जो कि ग्रुप नंबर 7A के मेंबर हैं इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करती। हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो S सब शेल में होता है, इसलिए इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जो हेलोजन है वो P ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर स्टेबल ऑक्साइड बनाती है, H2O वाटर बड़ा स्टेबल कंपाउंड है, हम लोग जानते हैं। लेकिन जो हेलोजेंस हैं वो स्टेबल ऑक्साइड नहीं उनके होते, जैसे Cl2 है, Cl2O7 है, ये डीकम्पोज हो जाते हैं। ये गैस है रूम टेम्परेचर पे, हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ब्रोमीन तो लिक्विड है, हेलोजन होके भी लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। तो ये बेटा डिसिमिलैरिटीज आ गई बिहेवियर में। अब हमारे पास ग्रुप नंबर 4A बचता है कि जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन का कार्बन की फैमिली से। तो सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। पहली सिमिलैरिटी ये है कि कार्बन के वैलेंस शेल, पहला शेल वैलेंस शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 हो जाते तो ये पूरा हो जाता शेल, लेकिन 1 है तो हाफ फील्ड जो है वो आउटर मोस्ट शेल है। ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर 8 हो जाते तो ये शेल पूरे हो जाते। तो दोनों के ग्रुप नंबर 4A के और हाइड्रोजन के दोनों के बेटा जो वैलेंस शेल है वो हाफ फील्ड होंगे। हाइड्रोजन और ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स बेटा दूसरे एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सही बात है, कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन भी कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। कार्बन की तरह हाइड्रोजन जो है ना बेटा इसके अंदर भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, जिस तरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस कर दिया बाय लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, टिन को जो है ना बेटा वो रिड्यूस कर रही है कार्बन, ग्रुप नंबर 4A का एलिमेंट है, टिन ऑक्साइड से कन्वर्ट हो गया टिन में, यानी इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब बेटा वो कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाइड्रोजन और कार्बन की वो दोनों की कंपेरेबल है। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो 2.1 है, हाइड्रोजन के लिए 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो 2.5 है। तो इसका मतलब है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी करीब करीब है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैच करती है, और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, वो भी इनके करीब करीब ही है। नेक्स्ट बेटा हम डिसिमिलैरिटीज देखते हैं। हाइड्रोजन बेटा S ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ग्रुप नंबर 4A के मेंबर P ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, लेकिन ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट्स को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो लॉन्ग चेन कंपाउंड नहीं बना सकती, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन ये कैटिनेशन कर सकती हैं, ये लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकती हैं। ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से एक टाइम में कंबाइन हो सकती है, लेकिन कार्बन जो है वो एक एट द सेम टाइम 4 बॉन्ड बना सकती है और 4 एलिमेंट के साथ, आइटम के साथ कंबाइन कर सकती है। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से बाइंड करें तो एक क्लोरीन से एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, लेकिन अगर हम कार्बन को क्लोरीन के साथ जोड़ें तो कार्बन एक जो है वो
कार्बन का एटम जो एक एटम होगा वो 4 क्लोरीन एटम से एक ही वक्त में जुड़ सकता है। तो ये है बेटा सिमिलैरिटीज बिटवीन ग्रुप नंबर 1A एंड 4A। तो अब यहाँ से हमने जो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया ग्रुप नंबर 1A में, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल को बेटा अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो पहला मेंबर जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की पोजीशन जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती। तो ये बड़ा एक अनोखा सा जो है वो एक्सपीरियंस था साइंटिस्ट के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट मेंबर का नाम दिया इसको कि ये पहला मेंबर है पीरियोडिक टेबल में। जब हम एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो ये एटॉमिक नंबर 1 है इसका, तो ये पहला मेंबर होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। और इसको हम ग्रुप नंबर 1A में हमने रखा सिर्फ इस बिना पे कि इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट के साथ कंबाइन होती है। तो इसलिए हमने इसको फाइनली ग्रुप नंबर 1A में प्लेस कर दिया। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। ये यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसको एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।